बतलाया गया। दो तरीके का होता है, जमीन पे आया तो भूकंप, पानी में आया तो सुनामी। भूकंप को मापने के लिए 3 स्केल है, रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ और मरकली पैमाना। हाँ, अभी पीडीएफ आ रहा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हम यहाँ पे देखे थे कि 6, 7 या इससे ज्यादा हो तो भूकंप क्या होगा, तीव्र होगा। यह है सिस्मोग्राफ। भूकंप के अध्ययन को कहते थे सिस्मोलॉजी। तरंगे 3 प्रकार की होती है। ये तरंगे धरती पर भूकंप या सुनामी लाने के लिए जिम्मेदार है। PSL सबसे ज्यादा तबाही लाती है, एल तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडिनल। अब देखो, मृत सागर के बारे में बात की थे। मृत सागर इसीलिए मृत है क्योंकि ये जिंदा नहीं है। सागर, सागर, महासागर यानी अनेक सागरों के समूह को कहते हैं महासागर। जैसे अरब सागर है, हिंद महासागर है। सागर, महासागर यानी बहुत ज्यादा सागर मिला हो तो महासागर। सागर का पानी खारा होता है नॉर्मली। धरती पर जितना भी पानी है इसका 97.5% पानी खारा है, 2.5% मीठा, उसमें से 1% ग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर का पानी है। सबसे ज्यादा हम निर्भर है जमीन के अंदर के पानी पर। अब हमें पेडागोजी का सवाल बनती है कि एक बच्ची अपनी शिक्षिका से पूछती है कि मैडम आज हम कुएं का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अब शिक्षिका, वहां पे अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो शिक्षिका आज हम कुएं का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि अब अगर हम कुआं अगर बनाएंगे तो उसकी गहराई ज्यादा लगेगी, संसाधन ज्यादा लगेगा, और कुआं के मुकाबले में चापाकल या बोरिंग आसान होता है। क्योंकि आप कुआं करोगे तो कम से कम बड़ा सा साइज होगा, बहुत ज्यादा ईटा लगेगा, संसाधन बहुत ज्यादा लग जाएगा, मेहनत ज्यादा लगेगा। तो वहां पर क्या होता है कि आपका कॉमन सेंस काम करता है कि अब क्यों नहीं, अब आज हम या किसी भी क्षेत्र में तालाब खत्म क्यों हो गए, घसीटकर के बनाए हुए जो तालाब थे वो अब समाप्त क्यों हो गए। शायद उसकी सफाई नहीं की गई होगी, शायद वो भर गया होगा, या अत्याधुनिक क्या करती है, पारंपरिक चीजों को खत्म कर देती है। यानी अगर आपके पास बाइक आया तो आपकी साइकिल ठटारा हो जाएगी, आपके पास कार आया तो आपकी बाइक ठटारा हो जाएगी। तो आधुनिकीकरण क्या करती है, पारंपरिक को खत्म कर देती है। पारंपरिक यानी परंपरागत, परंपरा चली, बाप दादा जो जानता था वो पारंपरिक, जो नहीं जानता था वो गैर पारंपरिक। पढ़ा है आपको, नवीकरणीय जो नया है वो नवीकरणीय जो पुराना है। मृत सागर मृत है इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा नमक है, कोई भी जिंदा चीज उग नहीं सकता, और इसमें लगभग 300 ग्राम है। और ये पिछले बार का क्वेश्चन है। मृत सागर, मृत सागर 4 देशों के साथ सीमा लगाता है, लेबनान, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन। मृत सागर मृत है, इसमें जो जो पानी में नमक घुला हुआ है इससे पानी की मोटाई बहुत ज्यादा हो गया, जिसको बोलते हैं घनत्व। इस कारण से आदमी इसमें आसानी से तैर जाता है, और कुछ नहीं है, इसका घनत्व ज्यादा है। तरुण भारत संघ पढ़ाए थे। भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो फ्री में काम करे जल के लिए, जल संरक्षण के लिए। तो शिक्षिका के लिए तरुण भारत संघ एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, गैर सरकारी संगठन। तो ये तरुण भारत संघ क्या है, गैर सरकारी संगठन, जिसको सरकार फंडिंग नहीं देती है, जिसको आम जनता अपने दम पर चलाती है, उसको बोलते हैं गैर सरकारी संगठन। और भारत का एकमात्र गैर सरकारी संगठन जो अपने पैसे पर तालाब बनाता है ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की कमी, उस क्षेत्रों में कुआं बनवाता है। कि ये पिछले 25 सालों में 10,000 से ज्यादा जोहर तालाब बना चुका है, कुएं बनवा चुका है। इसीलिए शिक्षिका जल संरक्षण में तरुण भारत संघ का इस्तेमाल कर सकती है, जो एक गैर सरकारी संगठन है। 4 पॉइंट। तरुण भारत संघ क्या है, एक गैर सरकारी संगठन। ये क्या करता है कि जल संरक्षण पे काम करता है। अभी तक में ये 10,000 से ज्यादा कुआं बना चुका है, 25 बरस हो गए, अभी भी 25 बरस ही देता है। ऑप्शन में 4 पॉइंट दे देगा, और यहाँ पे 25 के जगह 50 दे देगा, गलत हो जाएगा। आगे पढ़ाए थे ज्वालामुखी। जमीन में 3 तरह की ज्वालामुखी है। एक है जो अभी फूट रही है, और दूसरा, एक फूट रही है, दूसरा ज्वालामुखी जो नहीं फूट सकता, और तीसरा भविष्य में फूट सकता है। यहाँ पे कुछ नाम दिए थे जो आपको यहाँ पे नाम रटना है, आप जा करके देखना, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है ज्वालामुखी पर्वत से, कि ज्वालामुखी कौन सा, ये जो पर्वत के नाम दिए हैं और नीचे दिया गया है कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत। सेम क्वेश्चन यहां से उठा हुआ है। अग्निवलय क्षेत्र किसको कहते हैं, जहां आग निकलता है उसको अग्निवलय क्षेत्र कहते हैं, और जहां ज्वालामुखी फटेगा उस क्षेत्र को अग्निवलय क्षेत्र कहेंगे। क्या ज्वालामुखी के संबंध में शिक्षिका ज्वालामुखी पढ़ा रही है। ज्वालामुखी के संबंध में भारत में 2 ज्वालामुखी है, एक है नारकोंडम, दूसरा है बैरन। एक अभी भी जल रहा है, दूसरा अब कभी जल नहीं सकता। जैसे यहां पर उसके उदाहरण दिए गए कि कौन कौन से किसमें आएगा, कौन किसमें नहीं आएगा। जैसे बैरन भारत किसमें आएगा, सक्रिय है, जल रहा है, नारकोंडम जल नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब यहाँ पे आएगा कि हर महादेश में ज्वालामुखी है, इस तरीके का सवाल। तो यहाँ पे ज्वालामुखी कहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में। क्वेश्चन हम सेट करके देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी। यहाँ देखो वायुमंडल। अब यहाँ से सवाल कैसे बनता है,
यहां पे सवाल बनता है कि धरती के ऊपर पहले हुए ये सारे वातावरण को, इन क्षेत्रों को कहते हैं हम लोग वायुमंडल। अब बहुत आदमी सोचता है वायुमंडल आसमान में, वायुमंडल इस जमीन के जहां से हम ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, ये सारे वायुमंडल के क्षेत्र हैं। और ऊंचाई पर, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां हवा नहीं होती, उस क्षेत्र को वायुमंडलीय क्षेत्र का बाह्य क्षेत्र बोलते हैं। यानी यहां से यह पता चला कि धरती के ऊपर या ऊपर के हिस्से तक वो सारा क्षेत्र जहां तक वायु है, उन सारे को हम कहते हैं वायुमंडल। अब धरती के जिस जिस हिस्से में जल है उसको बोलेंगे जलमंडल। धरती पर जहां जहां सूखा है उसको बोलेंगे स्थल मंडल। अब कोई कहेगा सर पोखर जलमंडल के उदाहरण है? जहां जल होगा वो उदाहरण है। क्या सिर्फ महासागर ही जलमंडल होगा? पोखर भी जलमंडल। जहां जल है वो जलमंडल, जहां वायु है वो वायुमंडल। अब बहुत बच्चा ये सोचता है वायु का मतलब ऑक्सीजन, कहेगा वायु चलाओ। वायु का मतलब वो सारी गैसें हैं जो वायुमंडल में है। नाइट्रोजन क्या है? वायु। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वायु। ऑक्सीजन क्या है? वायु। तो वायु के उदाहरण ऑक्सीजन है। जितनी भी गैस है सब वायु के उदाहरण। ऑक्सीजन भी वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु है, लेकिन लोग सोचता है वायु का मतलब ऑक्सीजन। वायु का मतलब वो सारी गैसें जो हमारे वायुमंडल में है। अब दूसरी बात है कि ये जो वायु है ये स्थल में भी है, जल में भी है, वायुमंडल में भी है। जैसे कभी कभी सुने होंगे कि अगर पानी में ज्यादा गंदगी हो जाए, ऑक्सीजन फिक्सेशन ना किया जाए तो मछली मर सकती है। मछली पानी में सांस लेती है। तो ये जो वायुमंडल है ये हमारा, हम बाह्य वायुमंडल की बात करते हैं, लेकिन वायु पानी के अंदर भी है, स्थल में भी है। तो वायु क्या है? वायुमंडल के वायु की बात कर रहे हैं, ना कि पानी के अंदर के वायु की। तो वायुमंडल में पहली बातें हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा वायुमंडल है ये कैसे फैला हुआ है। यहाँ पे 2 तक हम लोग देखेंगे सवाल, बैग जाते हैं, आपको दिखाते हैं। वहां से एग्जिट कुछ डायरेक्ट कट बटन भी नहीं है इसमें। ये सॉरी, यहाँ पे इधर से अब आ गया मेरा कलाकारी। यहां देखो, ध्यान से देखना। एक तो इतना गर्मी है, सच में दिमाग ही पागल हो जाए। ये है अक्षोभ मंडल। तो वायुमंडल का निचला परत कहलाता है अक्षोभ मंडल। ये मान लेते हैं ये है हमारी धरती। ध्यान से देखना, ये धरती है हमारी। इस धरती के जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये तो सबसे पहले, अब यहाँ पे सवाल पहला बताया कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पाया जाता है, तो भूपर्वती पर। अब देखो, धरती के ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं भूपर्वती। ये है धरती। धरती को बर्फी की तरह काट के निकाले थे, तो ये जो ऊपरी वाला परत है इसको हम लोग बोलते हैं भूपर्वती। ऊपरी परत को बोलते हैं पर्वती। तो ये भूपर्वती पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2। धरती पे अब यहाँ पे है कि सर्वाधिक ऑक्सीजन कहां पाई जाती है? भूपर्वती पर। इसलिए आप ये सुने होंगे कि जब पर्वत पर गई कोई महिला या पुरुष अपने साथ लेके गया ऑक्सीजन सिलेंडर, याद है आपको? चांगपा जनजाति। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन घटता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां होगा? नीचे, जो बोलते हैं भूपर्वती। एक चीज समझ आई कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा कहां होगी? नीचे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगी। इसीलिए कोई भी पर्वतारोही या चांगपा जनजाति अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। लेकिन चांगपा जनजाति का भरण पोषण पहाड़ों से होता है। अगर वो हर बार सिलेंडर लेके जाएगा तो सिलेंडर का कॉस्ट ही महंगा पड़ जाएगा ना। पर्वतारोही तो ट्रैकिंग के लिए जाता है, उसका मकसद ही होता है चढ़ना, इसलिए वो सुविधा के साथ चढ़ता है। और इसका बिजनेस है चांगपा जनजाति का, तो ये बार बार सिलेंडर लेके नहीं चढ़ सकता, महंगा हो सकता है। तो धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पाया जाता है? निचले भाग में, और इस मंडल को कहते हैं अक्षोभ मंडल। तो वायु सबसे ज्यादा किस मंडल में पाई जाएगी? अक्षोभ मंडल। किस भाग में? भूपर्वती पर। यानी भूमि के ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा। अक्षोभ मंडल के बाद ऊपर के मंडल को कहते हैं समताप मंडल। इसको बोलते हैं मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये हो गया। जैसे ही अक्षोभ मंडल, पहली चीजें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पाया जाएगा? अक्षोभ मंडल, भूपर्वती। दूसरा, ये जो वर्षा है
इसकी जो घटनाएं हैं ये सारी चीजें, ये हो गई वर्षा बादल। ये जो बादल हो गया, बिजली का चमकना हो गया, या सनलाइट, जो भी चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालती है, गर्जन, कड़कड़ाहट, वर्षा, ये सारी। इसीलिए आप देखोगे क्या, जो प्लेन जो होती है सामान्य रूप से, ये हो गया प्लेन, चढ़ा दो, प्लेन गड़बड़ा गई ये चूहा बन गया, हटाओ इसको। चलो ये मान लेते हैं कि हो गया प्लेन, चलो छुटकी प्लेन हो गई। ये जो प्लेन है ये इस लेयर में क्यों उड़ती है? क्योंकि मान लो कि कोई भी प्लेन 200 यात्री 300 यात्री लेके उड़ रही है, अब उड़ते हुए पड़ गया बारिश, टेक्निकल एरर आ सकता है, दुर्घटना घट सकती है, सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई मौसम खराब होने के कारण। तो ये लोग क्या करता है, यहां उड़ेगा तो खतरा है, इसलिए सेकंड मंडल में, तो हवाई जहाज कहां उड़ाई जाती है? सेकंड मंडल में। यहां पे तीन चीजें पढ़ना पड़ता है। पहला, अक्षोभ मंडल में होता है वर्षा बादल, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटेगा ऑक्सीजन। सेकंड मंडल में दो चीज पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे पढ़ते हैं हवाई जहाज के लिए, और दूसरा है ओजोन। आप सुने होंगे कि ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3, धरती के ऊपर पे लगभग 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। और ओजोन हमारे शरीर को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बताता है, जिसको बोलते हैं यूवी किरण, हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरण। ये यूवी किरण, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन को O3 बोलते हैं, ये समताप मंडल में पाया जाता है। यहां से पूछता है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर में इस अल्ट्रावायलेट रेज, ये अल्ट्रावायलेट रेज जब से सूरज बना है तब से आ रहा है, और ये विनाशकारी है कि ये त्वचा रोग का कारण बनता है, त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा होने के चांसेस है अल्ट्रावायलेट रेज से, जिसको यूवी किरण, पराबैंगनी किरण। ये जब सूरज की रोशनी के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज आता है तो समताप मंडल में ये ओजोन की परत है जो फिल्ट्रेशन करती है, फिल्टर का काम करती है कि पराबैंगनी किरण को धरती पर आने नहीं देती। लेकिन आज आधुनिकीकरण के कारण लोग बड़े पैमाने पर एसी फ्रिज का यूज कर रहा है, जिसमें भरी जाने वाली गैस होती है CFC। तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है कि ओजोन के क्षरण का कारण है। ओजोन लोगों की नजर में आया जब अंटार्कटिका में ओजोन में छेद हो गया और धरती पर जो त्वचा कैंसर का रेट है वो तेजी से बढ़ने लगा। तब हम लोग हर साल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, जिसको हम लोग बोलते हैं 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाए और कहे हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। यहाँ से एक ही चीज रटने का था कि ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। कब मनाते हैं ओजोन दिवस? 16 सितंबर। दो ही चीज यहाँ याद रखना कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ओजोन क्या करता है? त्वचा कैंसर से बचाता है। अब यहाँ पे सवाल बनेगा पैडागोजी के जैसा कि एक शिक्षिका बच्चों को ओजोन के बारे में पढ़ाना चाह रही है, निम्नलिखित में से ओजोन के लिए सही युक्ति सुझाई गई। सही युक्ति है 4-5 बातें बड़ा सा छोटा सा डाल दिया जाएगा आपको इसके बारे में। अब यहाँ पे सवाल ये बन जाता है कि C-टेट में बच्चों को ओजोन क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आज ये जो बच्चे हैं कल प्रोफेसर बनेगा, टीचर बनेगा, देश की जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। और ओजोन एक बड़ा मुद्दा है हमारी इस धरती के लिए। दो चीजें बहुत बड़े मुद्दा है, एक है जिसको बोलते हैं CO2, जिसको, और दूसरे को O3, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ओजोन जिस तरीके से नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण। धरती गर्म हो रही है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। और धरती का गर्म होना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। उसी तरीके से ओजोन का क्षरण आदमी को क्या कर देगा? त्वचा कैंसर कर देगा। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इसके बारे में कम से कम जान सके। तो इस टॉपिक से हम 4 चीजें पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मेंशन करते हैं। पहला, बादल वर्षा कहां होती है? समताप में, अक्षोभ मंडल में। तो अब यहां पे हो जाएगा कि एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा आपस में झगड़ता है एवं वर्षा बादल के बारे में चर्चा करता है। शिक्षिका बच्चों को बताती है, बाद में बताएगी ना, उसमें दिया रहेगा। शिक्षिका बताती है कि वर्षा एवं बादल समताप मंडल में होता है। तुम तो कहोगे हाँ बहुत बढ़िया, तो होता कहां पे है? अक्षोभ मंडल में। छोटी सी बात है। तो आपके टॉपिक में ये दिया गया है वर्षा और बादल होती कहां है? अक्षोभ मंडल। सारी मौसमी घटनाएं कहां होगी? अक्षोभ मंडल। दूसरा है जहाज, और आपका टॉपिक है हवाई जहाज एवं यात्रा। तो इसको यात्रा और यात्री पूछता है कि हवाई जहाज के लिए आदर्श क्या है? समताप मंडल। और यही पाया जाता है ओजोन, और ओजोन हमको किससे बचाता है? यूवी किरण से, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से, त्वचा कैंसर से बचाता है। तो पहला, बादल वर्षा कहां? अक्षोभ मंडल में। हवाई जहाज कहां? समताप मंडल में। ओजोन कहां? समताप मंडल में। और तीसरा यहीं पे है आयन मंडल। हम जो भी संचार देखते हैं, टीवी देखते हैं, जैसे आप देखोगे बहुत बड़ा एंटीना डिश टीवी का, इसमें एक माइक लगा हुआ है और यहां से क्या करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन ऊपर से आया सिग्नल इसी के माध्यम से चलता है, और जब नहीं चलता तब ऐसे ऐसे घुराते हैं, सेटिंग मिलाते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, वर्षा बादल कहां? अक्षोभ मंडल। जहाज ओजोन कहां? समताप मंडल।
आयन संचार माध्यम के लिए, रेडियो टेलीविजन को चलाने के लिए कौन काम करता है? आयन मंडल। तीन चीजें समझ आई। अब जाते हैं अपने टॉपिक पर। माध्य मंडल क्या करता है कि जो उल्का पिंड आ रही है ना अंतरिक्ष से, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तभी क्या होता है कि पहले वाले लेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटता है, सेकंड में धीरे धीरे बढ़ता है। आप ये चीज पढ़ोगे, बीपीएससी में उतना डीप में जाना नहीं है, आपको बस दिखा दिए कि ये चीजें अगर आई तो कैसे निपटोगे। क्वेश्चन हम सेट करेंगे ना, फिर आपको लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है। हम लोग जाने भूकंप क्या है। भूकंप है धरती पर आई हुई तबाही को कहते हैं भूकंप। और धरती पर तबाही दो तरीके से आ सकती है, या तो स्थल में या तो जल में। स्थल में अगर आया तो भूकंप, जल में आया तो सुनामी। भूकंप मापने की तीन मशीनें, सिस्मोग्राफ, मरकरी पैमाना, रिएक्टर स्केल। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। और भूकंप के लिए जो अस्थायी रूप से जो मशीन सेटअप की जाती है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। जहां पर भूकंप का पता चलता है उसको केंद्र, जहां पे उत्पत्ति होती है और जहां पता चलता है उसको बोलते हैं आधी केंद्र। सबसे बड़ा पानी में जो सुनामी आया कब आया? 2004 या 2001? 2004। 2001 भुज गुजरात में आया ना भूकंप, यहां सुनामी 2004। यहां देखो 2001 गुजरात भूकंप, और ये कहां? सुनामी। पानी में आया तो सुनामी। मृत सागर के बारे में जाने, पानी का घनत्व ढेर, ना कि अंडे का घनत्व ढेर। केरोसिन तेल मिला दिए, पानी का घनत्व कम, इसलिए मच्छर डूब गया। तरुण भारत संघ एक गैर सरकारी संगठन है, सरकार पैसा नहीं देती। 10,000 से ज्यादा तालाब बना चुका है 25 वर्षों में, और ये जल संरक्षण पे काम करता है। ज्वालामुखी तीन तरीके से होता है, एक है फट रहा है, दूसरा चीज है जो नहीं फट सकता, और एक है भविष्य में कभी भी फट सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है जो भविष्य में फटेगा, उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। वायुमंडल के बारे में हम लोग देखें, सबसे ज्यादा जो गैस है वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन, और सेकंड है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, नेपेंटिस जिसको बोलते हैं घटपर्णी पौधा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होने के बाद भी हमारा नेपेंटिस नाइट्रोजन की कमी का शिकार हो जाता है। जमीन में, मृदा में अब कोई भी प्लांट वायुमंडल से नहीं ले सकता नाइट्रोजन को, वो जमीन से लेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है दलहनी पौधा जिसमें पाया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। ये क्या करता है? जमीन में नाइट्रोजन को मृदा में फिक्सेशन करता है उसी से। अब यहाँ पे एक चीजें आ गई कि जब वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है तो नेपेंटिस क्यों किसी का शिकार करता है? वो इसलिए शिकार करता है कि प्लांट नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं ले सकता, लेकिन प्लांट ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेता है। हमारे इंसानों की तरह ही प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और श्वसन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो जब खाना बनाता है तब वहां पे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाता है। आदमी सोचता है यहाँ पे उल्टा, हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेता है। बहुत आदमी ये सोचता है, लेकिन पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन सांस लेता है, हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन वृक्ष क्या करता है? बड़ा साइज होने के कारण वो बड़े पैमाने पर खाना बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। इसीलिए वृक्ष सांस ऑक्सीजन ले रहा है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वृक्ष अगर खाना बना के ऑक्सीजन नहीं बनाएगा तो इससे नुकसान है। अगर एक कमरे को बंद कर दिया जाए या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, तापमान बढ़ गया ना, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यही अभी अगर आउटडोर रहता तो इतना गर्म होता नहीं होता। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि अपने क्षेत्र में क्या करती है? प्रभाव डालती है। ये समझ आया? पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेता है, हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में अब क्यों है? यहाँ पे सवाल दूसरा ये भी बन जाएगा ना कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कौन सी करता है? जो हमारे वायुमंडल में है। इसका भी तो कोई काम होना चाहिए ना कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में क्या करता है। दूसरा है कि ये जो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा 78 है, फिर उसके बाद यहाँ पे लेता है 21% ऑक्सीजन, और ये लोग एकदम कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देख रहे हो 0.03% है, फिर भी हमारे वायुमंडल को गर्म कर देता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो हमारी धरती कभी गर्म ही नहीं होती, और अगर बढ़ जाए तो इतनी गर्म हो जाएगी कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। तो नाइट्रोजन हमारी धरती को क्या, हमारी धरती के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सारी गैसें क्या है? नाइट्रोजन प्राथमिक गैस था जिससे ऑक्सीजन बना है। नाइट्रोजन क्या था? प्राथमिक गैस जिससे ऑक्सीजन बना है। और इन सब का कॉम्बिनेशन, यानी एक शरीर में अगर कुल भार का, हमारे जो कुल भार का होता है 5 से 6 लीटर, कुल वजन जो ब्लड होता है, और परसेंटाइल होता है 7%। कुल भार का 7% ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अब ये जो ब्लड होता है कि अगर खूब अगर तुम रसगुल्ला खाओगे तो नाक कान देके बहेगा? नहीं बहेगा। या एकदम भूखा खटिया पे सड़ गए, एक चुल्लू भी नहीं रहेगा, पूरा भी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही है ये हमारी वायुमंडल की संरचनाएं। हमारे लिए जो जरूरी है, जो वायुमंडल के लिए जरूरी है, वायुमंडल उसके हिसाब से सेट करेंगे।
0 इसीलिए सबसे ज्यादा वायुमंडल को बचाए रखने के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन। लेकिन इस नाइट्रोजन का यूज ना तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना तो प्लांट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि वायुमंडल से यहाँ पे सवाल बनेगा कि नेपेंटिस वायुमंडल से नाइट्रोजन को तो नहीं ले सकता, लेकिन अन्य प्लांट ले सकता है। अन्य प्लांट भी नहीं ले सकता। अन्य प्लांट क्या करता है कि वो नाइट्रोजन उसकी बॉडी भी कुछ बनाती है, तो जमीन से भी लेता है, लेकिन घटपर्णी पौधा क्या करता है, वो जमीन से ले ही नहीं सकता। इसीलिए वो क्या करता है, अपने खा के लेता है। वो खा के नहीं लेता, उसके पास दांत थोड़ी है, तो उसमें आता है कि उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, वो चबा के खा जाता है। चबा के नहीं खाता, उसके अंदर जो कीड़ा गया उसकी संरचना ऐसी है कि निकल नहीं पाता है, तो उसी में सड़ के मर जाता है। सड़ के मर के जो उससे जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे वो ऊर्जा प्राप्त करता है नेपेंटिस। नाइट्रोजन हमारे लिए भी जरूरी है, प्लांट के लिए भी जरूरी है, लेकिन वायुमंडल से डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता, ना हम ले सकते हैं ना तो प्लांट ले सकता है। हम ऑक्सीजन को वायुमंडल से भी नहीं भरते, ऑक्सीजन को हम बनाते हैं। ऑक्सीजन को हम बनाते हैं डायरेक्टली, जो सिलेंडर यूज करते हैं वायुमंडल से थोड़ी ना भरते हैं। हम क्या करते हैं कि वो क्या होता है कि वो लैब में बना हुआ होता है। आप सुने होंगे कि गोताखोर अपने साथ समुद्र में हीलियम गैस का इस्तेमाल करता है ऑक्सीजन के साथ। तो यानी जो जिसके लिए इस्तेमाल में है, जो जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वायुमंडल को बचाए रखने के लिए सबसे बेहद जरूरी क्या है? नाइट्रोजन। लेकिन इंसानियत को बचाए रखने के लिए सबसे बेहद जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। धरती पर गर्मी बनाए रखने के लिए सबसे बेहद जरूरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जरूरत के हिसाब से उसका परसेंटाइल है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं अक्षोभ मंडल में घटती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहाँ देखो, ओजोन परत समताप मंडल में मौजूद है, अल्ट्रावायलेट किरणों को या यूवी किरणों को से हमारा क्या करती है? संरक्षण करती है। यहाँ पे चीजें बनी हुई है, कुछ चीजें दी गई है। हमें अंतरिक्ष के बारे में थोड़ी सी चीजें यहाँ पे सेट कर दी है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? पढ़ाए हुए, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। मान लेते हैं ये सूरज ये है, धरती बीच में, यहाँ इस पार है चंद्रमा दिखेगा नहीं, इसको चंद्र ग्रहण कब हुआ? जब धरती बीच में आ गई। मान लो कि हम यहाँ पे खड़े, मेरे पीछे कोई खड़ा, टॉर्च उधर जलाओ, सारी रोशनी हम देख लेंगे। तो पीछे वाले को रोशनी इसलिए नहीं गई क्योंकि बीच में कौन खड़ा था? इम्तियाज खड़ा था, इसीलिए तो पीछे वाले को नहीं गया। इसीलिए यहाँ पे ये है कि सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा बीच में आ जाएगी। धरती वाले को लगेगा कि आज क्या हो गया, सूरज ग्रहण लग गया, लेकिन सारी रोशनी कौन छेक लिया? चंद्रमा। तो ये दोनों याद रखना। आप देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है। मौसम किसको बोलते हैं? कम समय के लिए होता है, उसको बोलते हैं मौसम। जैसे बोलेगा मौसम खराब, मतलब वर्षा हो रही है, शाम में आना। बोलोगे अभी मत आओ, धूप बहुत तेज है, मौसम खराब है, शाम में आना। जो कम समय के लिए उसको बोलते हैं मौसम, जो ढेर समय के लिए उसको बोलते हैं जलवायु। तो जलवायु लंबे समय तक के लिए, जैसे गर्मी क्या है? जलवायु। ठंडी क्या है? जलवायु। लेकिन छोटे समय के लिए, जैसे पूरब से हवा बह रही है, मौसम बदल गया। पश्चिम से हवा बह रही है, मौसम बदल गया। यानी जो कम समय के लिए मौसम को प्रभावी बनाए वो है मौसम, जो ज्यादा समय के लिए बनाए वो है जलवायु। शुष्कता मतलब क्या है? शुष्कता मतलब है जब अधिक तापमान होता है ना, चीजें सूख जाती है। जैसे गर्मी में ठोर सूख जाता है, भेसलीन मारते, ठंडे में ऐसा होता है ना, जब कोई चीज सूख जाए तो उसको बोलते हैं शुष्कता। और सूखेगा कब? जब खूब तापमान होगी ना, हवा नम हो जाएगी, लू लग जाएगी, तो शुष्कता अधिक होती है। आर्द्रता क्या होती है? नमी। दलदली क्षेत्रों में ज्यादा आर्द्रता होगी। पसीना अभी शरीर से निकल रहा है, शरीर ज्यादा आर्द्र है। घूर्णन से क्या होता है? दिन रात। और परिक्रमण से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, मौसम और जलवायु। किसी भी क्षेत्र की छोटी अवधि को कहते हैं मौसम, और लंबे समय तक की दशा को कहते हैं जलवायु। अब है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये है सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गए। यही अंतरिक्ष में गोल गोल घूमती है जीरो ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी हमको क्या करता है? सीधा खड़ा रखता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लगाता है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमको चलने लायक, फिरने लायक, सारी चीजें सीधा खड़ा रहने लायक बनाता है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो यहाँ क्या होगा? शरीर का नियंत्रण रख पाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ जब ये अंतरिक्ष में गई तो ये अपने अनुभव को साझा करती है। आपको हम वायुमंडल पढ़ा रहे हैं कि जब कोई आदमी वायुमंडल में जाएगा, ग्रेविटी से जैसे जैसे दूर जाएगा तो ग्रेविटी की पकड़ कम होने लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी भी क्या होती है? एक क्षेत्र तक ही काम करती है। जैसे मान लेते हैं कि एक पेज को, ये लोग देख उदाहरण के लिए, अब यहाँ पे दो तरह ग्रेविटी काम करती है, एक वैक्यूम में काम करती है। ये देख, अब देखिए दो तरीके का प्रोडक्ट है, ये दो तरीके का प्रोडक्ट, दोनों को फेंकेंगे, पहले कौन गिरेगा? ये देख, पहले ये गिरा, इसका भार ज्यादा था। लेकिन जानते हो ये ऐसा क्यों हुआ? हवा के कारण। लेकिन अगर दोनों अंतरिक्ष में छोड़ा जाता तो वहां तो क्या होता? हवा नहीं होता ना, दोनों एक साथ गिरता। इसीलिए जानते हो, कार, ट्रक, आदमी, ये सब को एक साथ भी गिराया जाएगा तो सब धरती पर कैसे पहुंचेगा? एक साथ पहुंचेगा। यही अंतर हो जाता है वैक्यूम का, जिसको बोलते हैं निर्वात में। तो यहां पर जब ये अंतरिक्ष में गई तो यहाँ के स्टडी को लेकर के आती है और ये बताती है कि यहाँ किसी वस्तु का कैसा भार होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है, ये यहाँ पे दिखाती है। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। अब यहाँ पे एक चीज समझ आया, भारतीय अमेरिकी। जो महिला भारत में पैदा हुई, अमेरिका की नागरिकता ले ली, उसको बोलते हैं भारतीय अमेरिकी। अब कोई आदमी भारत में पैदा ली, पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, भारतीय पाकिस्तानी।
समझ आया? तो इसीलिए यहाँ पे यूज होगा भारतीय अमेरिकी, यानी भारत की थी, अमेरिका में बस गई, वहां की नागरिकता ले ली। तो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, दोनों कहां की थी? भारत की। दोनों कहां की नहीं रही? भारत की। है कहां की? अमेरिका की। क्योंकि इंडिया में स्किल को प्रमोट नहीं किया जाता, जिसके पास नॉलेज होता है वो विदेश चला जाता है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है तुमको अंतरिक्ष में भेजे फजूल खर्ची। तो ये लोग कहां चला जाता है? दूसरे देश। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर, यहां देखो, सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई। तो पहला कितना किलोमीटर दूर? 360। कब गई? 2007। जब ये अंतरिक्ष में गई तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। क्या हो गया? थोड़ा छोटा हो जाओ। पहली महिला कल्पना चावला गई कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर। गई कब? 2007। क्या हो गया? अरे सुनीता विलियम्स, यहां देख, जबकि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। सुनीता विलियम्स दिमाग से निकाल के बैठो। सुनीता विलियम्स भी गई है, सुनीता विलियम्स भी गई है, कल्पना चावला भी गई है। अब यहाँ पे आपको हम आगे बताते हैं। यहाँ पे कल्पना चावला लिखा गया, गलत है ये, समझ आया? कल्पना चावला कहाँ गई थी? 2003 प्लेन क्रैश, किसी को याद है? 2003 में ये मरी गई है कल्पना चावला। 2003 प्लेन क्रैश, और ये गई 2007 में। तो पहले कौन गई? कल्पना चावला कि पहले सुनीता विलियम्स? अजीब हो, इसीलिए दिमाग से निकाल के। कल्पना चावला की मृत्यु प्लेन दुर्घटना में हो गई 2003। इसी डेट के सवाल है, इसी पर से पुराने सवाल। अब यहाँ पे दो चीजें दिमाग से निकाल के फेंको, रट्टा लगा लेना। कल्पना चावला कब मृत्यु हुई उसकी? 2003। और सुनीता विलियम्स कब गई? 2007। तो पहले वो गई, पहले ही गई। वो 3 में मर ही गई, 7 में गई, पहले वो गई ना। तो यहाँ पे है कि सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर धरती से ऊंचाई पे 2007 में गई। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का ये रिकॉर्ड बनाई उस जमाने में 2007 में। आज तो लोग बहुत ज्यादा रह रहे, सलसल भर रह रहे, तो ये बहुत कम दिन उस जमाने, उस हिसाब से ये क्या थी? सबसे ज्यादा दिन रही थी, आपके हिसाब से नहीं। अब यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है कि सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला दोनों अंतरिक्ष यात्री थी, भारतीय मूल की थी, अमेरिका में रहती थी। दूसरा कि ये जो सुनीता विलियम्स है वो 360 किलोमीटर धरती से ऊपर गई थी। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलो, 8 किलोमीटर, 16, समझ आया? 360 किलोमीटर धरती से ऊपर 360 किलोमीटर गई, और ये गई कब? 2007। दूसरा है कल्पना चावला। ये कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी, पहली महिला कौन? कल्पना चावला। प्लेन दुर्घटना में इसकी मौत कब हो गई? 2003। और इसके बारे में, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में अपनी किताब में लिखी थी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स अपनी किताब में कल्पना चावला के बारे में लिखी थी जब वो मर गई। ये 2007 में गई ना, यानी उसके ज्ञान, उसके नॉलेज, उसके सीखे हुए को कहां लिखी? अपनी किताबों में। तो कल्पना चावला की यादों को संग्रहित किसके द्वारा किया गया? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स कहती है कि यहाँ एक जगह पे टिक के बैठा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है। दूसरा बात ये बताई थी कि यहां से धरती बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे ये बात आता है कि सुनीता विलियम्स धरती के बारे में क्या शब्द बताई थी? बहुत सुंदर दिखती है। कौन? धरती। अब यहाँ ऊपर सुनीता विलियम्स आएगा तो 2007, 360 किलोमीटर दूरी। सबसे पहले कौन गई? कल्पना चावला। उसकी मृत्यु कब हुई? 2003 प्लेन दुर्घटना में। अब एक महिला है कल्पना चावला, यहाँ देखिए, ये देखो, ये है कल्पना चावला, और ये थी सुनीता विलियम्स, और ये अभी भी जिंदी है, अभी भी एक मिशन कंप्लीट करके आई। और ये अभी हाल फिलहाल में अभी आ गई, हाँ, स्पेस में फंस गई थी। हाँ, मतलब आप जानते हो। तो ये मतलब ये न्यूज पढ़ा है, जानते तो हम भी नहीं है। ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला, अब कल्पना चावला के बारे में बात करते हैं। ये जो कल्पना चावला है इसकी मृत्यु कब हो गई? 2003। कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में हो गई। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला। दूसरी महिला कौन? सुनीता विलियम्स। गई कब? 2007। और इससे ज्यादा ऊंचाई पर गई, 360 किलोमीटर। क्योंकि हम हर बार ऊंचाई को लांघते जा रहे हैं। उत्तर के बाद चंद्रयान को दक्षिण पे लैंड करा दिए। इंसान वो करता है जो कोई ना किया हो। और आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि हमको ऐसी सुपर पावर मिले कि दुनिया गुलाम बना ले। इंसान ये चाहता है कि लोग को दबा के रखे, गुलाम बनाए। तो इसीलिए ये पहले कम गई ना, इससे वो थोड़ा आगे गई, और हर बार आगे जा रहा है, इतिहास बदलता जा रहा है। लेकिन इंडिया में 2 ही आदमी अभी फिलहाल का। अब इस तरीके के सवाल बड़े लेवल पे बन जाते हैं कि भी हाल ही में स्पेस का चक्कर लगा के आया है एक व्यक्ति। क्या नाम है उसका? क्या? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, दोनों के तो बात ही हटा दो। शुभांशु शुक्ला।
अभी वर्तमान में जानते हो ईवीएस में नीरज चोपड़ा भी आ गया है, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो अभी स्पेस पढ़ा रहे हैं। अभी स्पेस में कौन गया? शुभांशु शुक्ला। कहेगा कि अभी वर्तमान में एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष का यात्रा करके आया है, सवाल बन के दे देगा शुभांशु शुक्ला। दो और याद कर लो, कल्पना चावला, सुनीता विलियम। सुनीता विलियम 2007 360 किलोमीटर गई और कल्पना चावला 2003 में प्लेन दुर्घटना में मारी गई। अभी शुभांशु शुक्ला स्पेस से लौट के आया है। यह है चंद्रमा पर कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहां से भी सवाल बना हुआ है। पहली बार कोई आदमी अपने स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट पर रुका। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि किसी भी जगह पे आप जाके स्थिर हुए, नहीं तो आदमी कहां था? वैक्यूम में, स्पेस में ही टहल रहा था। तो पहली बार कोई आदमी धरती से बाहर जाके किसी वस्तु के ऊपर ठहरा और वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? 1969। मिशन क्या था? अपोलो 11। किस देश का नागरिक था? अमेरिका का। अमेरिका का नागरिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 से मिशन से गया। 1969 में पहली बार अंतरिक्ष की किसी वस्तु पर ठहरा, वो था चांद। अभी तक कितना बताया ऊपर आपको? सुनीता विलियम 2007 360 किलोमीटर। कल्पना चावला 2003। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी। अब है पहला भारतीय पुरुष हो गया राकेश शर्मा। महिला तो जान गए, तो पहला पुरुष जो अंतरिक्ष में गया, स्पेस में गया, नाम क्या है? राकेश शर्मा। पहली महिला कौन? कल्पना चावला। दूसरी महिला कौन? सुनीता विलियम। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? 2000। यह है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। इसके बारे में बताते हैं। इसका नाम था वहीदा खान प्रिज्म। बहुत आदमी सोचता है प्रिज्म मतलब जो प्रकाश होती है उसको 7 भाग में बांटने वाला प्रिज्म, वो ये समझता है ना। इसका नाम है, इसका पूरा नाम है वहीदा खान प्रिज्म। अब जानेंगे कि ये बेचारी जो वहीदा खान प्रिज्म जो है ये कैसे फेमस हुई, इसके बारे में सवाल बनता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इसका, ये क्या थी? लेफ्टिनेंट कमांडर। कहां थी? नेवी में। तो वहीदा खान प्रिज्म नेवी में कमांडर थी। ऐसी पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। पहला पॉइंट कि पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला यहाँ पे देता है वहीदा प्रिज्म के बारे में 4-5 पॉइंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये भी देता है कि पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला। दूसरा, ये कहां थी? नौसेना। और दूसरा पूछता है कि नौसेना में क्या करती थी? मेडिकल कोर के पद पे थी। तो यहाँ पे ये थी क्या? नौसेना में एक डॉक्टर। तो वहीदा प्रिज्म नौसेना में एक डॉक्टर थी। वहीदा खान प्रिज्म उसका नाम है, इसलिए उसको बोलते हैं वहीदा प्रिज्म। ये नौसेना में एक डॉक्टर के पद पे थी और ये पूरे परेड को कमान संभाली थी, पहली भारतीय महिला। परेड समझ में आता है? जो पूरी टुकड़ी का संरक्षण करता है, जैसे कहता है राष्ट्रपति को सलामी दे, तेजी से सब एक साथ देगा, तेजी से राष्ट्रपति को सलामी देगा, तो कमांड कौन देगा? सावधान चिल्ला के, तो सब सावधान हो जाएगा। तो यही कमांड देने वाली पहली महिला कौन थी? वहीदा प्रिज्म। और ये पेशे से क्या थी? डॉक्टर थी। इनकी जिम्मेदारी होती थी सबकी तबीयत ठीक रहे, जहाज पर मौजूद सभी अधिकारी और नाविकों का चेकअप करती है। इसके अलावा ये भी देखनी होती है कि गंदगी कहीं ना हो, चूहे ना आए। ये सारे बकवास है कि जब परेड होती है तो उसके पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। ये सारी बात हो गई। यहाँ पे एक बार ये बना हुआ है कि पूरे परेड में कितने निर्देश होते हैं? 36 निर्देश होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड होती है, जैसे बाइक में भी दी जाती है, हर जहाज पर दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर, 3 सहायक होते हैं। यहाँ पे एक बात और आ गई कि एक जहाज पर कितने डॉक्टर, कितने सहायक होते हैं? एक डॉक्टर, 3 सहायक। ये क्वेंट बना हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्टर सवाल पूछ देता है। अब इसको इतना डीप में जाने का क्या जरूरत था, लेकिन इस पे सवाल बनता है। अब दूसरा है कि अब यहाँ पे टोटल जो बात निकल के आई वहीदा प्रिज्म में, पहली वहीदा प्रिज्म में क्या थी? नौसेना में डॉक्टर। ये सबसे ज्यादा फेमस कब हुई? पहली महिला परेड को कमांड दी। एक परेड में टोटल कितने कमांड होते हैं? 36 निर्देश होते हैं। निर्देश मतलब कमांड। दूसरा है कि जहाज पर एक डॉक्टर और कितने सहायक होते हैं? 2-3 सहायक होते हैं। ये हो गया वहीदा प्रिज्म खत्म। अब दूसरा चीज है कि ये है एक प्रिज्म। एक प्रिज्म है कि प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंगों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, जिसमें बीच में होता है हरा, सबसे ऊपर में होता है लाल और सबसे नीचे होता है बैंगनी। ये तरंगधारी के कारण इस पर काम करता है, प्रकीर्णन और तरंगधारी पर। ये एक प्रिज्म हो गया और ये हो गई वहीदा प्रिज्म। तो क्वेश्चन आता है कि वहीदा प्रिज्म निम्नलिखित में से, अब वहां पे दिया रहेगा महिला नौसेना डॉक्टर थी, पुरुष नौसेना, अब वहां पे नाम बदल देता है। अब आदमी को ये नहीं पता चलता ये औरत थी कि पुरुष थी। नौसेना में दिया रहेगा पुरुष नौसेना डॉक्टर और महिला नौसैनिक डॉक्टर, तो वहां पे भी क्वेश्चन फंस जाएगा। क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब यहाँ पे वन संरक्षण। अगला स्पेस देख लिए, ज्वालामुखी देख लिए। हम लोग सबसे पहले देखें कि हमारा ये जो पूरा का पूरा धरती है ये 3 भागों में बांटे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल।
असल मंडल में 7 महादेश है। ये 7 महादेश में हमारा जो इंडिया है वो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। एशिया सबसे बड़ा महादेश है, सबसे छोटा महादेश है क्या? ऑस्ट्रेलिया। फिर हम लोग पढ़े महासागरों में कि टोटल 5 महासागर है, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक और भी कोई हिंद महासागर। टोटल 5 महासागर हो गया। फिर वहां देखे, फिर वायुमंडल में गया, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। हम लोग मृत सागर पढ़े जलमंडल में। फिर क्या, और मतलब ज्यादा हो गया, एक क्लास और है, बन सक रहे अपना पीडीएफ लेके जाना। इस तरीके से ये हमारा मात्र 5 चैप्टर बचा हुआ एबीएस हो जाएगा समाप्त। फिर हाँ, टेस्ट लगातार 3 टेस्ट लेंगे तब आपको पता चलेगा हम आपको पढ़ाए क्या और आप पढ़े क्या।